नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे और खबरें आपके काम की भी होगी। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। आज किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद बुलाया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 40 किसान संगठन शामिल है। भारत बंद को विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन दिया है। आप और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का समर्थन करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने साल 2020 में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की पायलट परियोजना की घोषणा की थी। फिलहाल इस योजना को 6 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारंभिक चरण में लागू किया जा रहा है। अमेरिका दौरे से लौटने के साथ ही पीएम मोदी काम में जुट गए हैं। पीएम मोदी रविवार रात अचानक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। इस दौरान पीएम मोदी ने नए संसद भवन समेत अन्य भवनों के निर्माण कार्य का जायजा लिया और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना का बयान सामने आया है। उन्होंने न्यायपालिका में महिलाओं के 50% प्रतिनिधित्व की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जजों के लिए आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह महिलाओं का अधिकार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में एसबीआई जैसे 4 से 5 बड़े बैंकों की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था और उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों की जरूरत है। भारतीय बैंक संघ की आम बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। यूपीए सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद, पलटू राम समेत 7 चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी दौरे पर है, जहां वो नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में हर मंडल में सभा भी करेंगी। प्रियंका गांधी पार्टी के अंदर की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश करेंगी। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर 30 सितंबर को वोटिंग है। ऐसे में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी भवानीपुर में कैंपेन करने वाली है। बीजेपी के 80 नेता 80 जगहों पर प्रचार के जरिए ममता बनर्जी की घेराबंदी करेंगे। पश्चिम बंगाल के कालीघाट बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेबाल पर एफआईआर हुई है, जिस पर टिब्रेबाल का कहना है कि वो केस होने से घबराती नहीं है। जैसे डॉक्टर का काम ऑपरेशन करना है, वैसे ही उनका काम केस कचहरी से डील करना है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है, जिसके तहत 15 मंत्रियों ने शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं पहुंचे। नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई ने तीनों संदिग्धों आनंद तिवारी, आद्या और संदीप तिवारी की कस्टडी मांगी है। सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मांगी है, ताकि वो अपने तरीके से जांच कर सकें। थाने के डोंबिवली गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे 30 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में अब तक 32 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अवैध धर्मांतरण के सिंडिकेट को फंडिंग के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के बैंक अकाउंट में 20 करोड़ फंडिंग के सबूत मिले हैं। गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी से पूछताछ के बाद यूपी एटीएस को ये कामयाबी मिली है। मणिपुर में आदिवासी नेता की हत्या मामले की जांच एनआईए करेगी। मणिपुर सरकार ने कहा कि वो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एनआईए जांच कराएंगे। बिहार के छपरा में पंचायत चुनाव को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर एक दूसरे पर लाठियां बांधी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कनाडा ने 5 महीने बाद भारत से सीधी उड़ान पर लगी रोक हटा दी है। कनाडा ने आज से भारत से सीधी उड़ानों की अनुमति दी है। इसके लिए यात्रियों के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है, जो यात्रा के 18 घंटे पहले की होनी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर मेक्सिको की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वह मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एब्रॉड के साथ बैठक करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज के साथ भी बैठक करेंगे। फिलीपींस में भूकंप आने से लोगों में दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 दर्ज की गई। भूकंप आने से लोग अपने घरों से बाहर आ गए। भूकंप इतना तेज था कि कई इमारतों में दरारें आ गईं।
स्विट्जरलैंड के मतदाताओं ने समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देने का फैसला किया है, जिसके बाद ये देश पश्चिमी यूरोप के कई देशों की तरह समलैंगिक को यह अधिकार देने वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। आइसलैंड ने महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है। यहाँ महिला उम्मीदवारों ने 63 में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की। पीएम कैटरीन की गठबंधन सरकार में 3 दलों ने 37 सीटें जीती। हिमाचल प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि हर क्लास के छात्रों के लिए क्लास में आने का दिन अलग अलग तय हुआ है। 10वीं और 12वीं के छात्र सोमवार, मंगलवार और बुधवार को स्कूल आएंगे, तो 9वीं और 11वीं के छात्र गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को स्कूल आ सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना फिर महंगा हो गया है। टोल टैक्स में बढ़ोतरी सिर्फ कमर्शियल वाहनों के लिए की गई है। टोल में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसमें कार, जीप और वैन के साथ दोपहिया और तिपहिया वाहनों के शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है। कोरोना काल में रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई बड़े बदलाव किए, जिसके तहत रेलवे टिकट बुकिंग के लिए अब हिंदी में भी यूटीएस ऐप की सुविधा दे रहा है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है, जिसके तहत धान उपार्जन की राशि का भुगतान सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक के खाते में होगा। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि धान उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों के आधार से बैंक खाते लिंक है या नहीं। सड़क हादसे और मौत का आंकड़ा कम करने के लिए सरकार नया कदम उठाने जा रही है। सरकार देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नई स्कीम लेकर आ रही है। केंद्र सरकार की 7,270 करोड़ रुपए की ये स्कीम 6 साल के लिए है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठन ने आज भारत बंद बुलाया है। किसानों का भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू होकर के आज शाम 4 बजे यानी कि पूरे 10 घंटे तक रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज इस बंद का आह्वान किया है, जिसमें तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने 10 घंटे के लिए भारत बंद का ऐलान किया है और समर्थन किया है। इधर किसान आंदोलन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। किसान दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर 3 जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखिए, आज किसानों का भारत बंद है और जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि ये पूरा प्लान आखिर रहने क्या वाला है। 3 कृषि कानून के विरोध में आज भारत बंद किसानों ने बुलाया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए भारत बंद का ऐलान बुलाया गया है, यानी कि पूरे 10 घंटे तक ये प्रदर्शन चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह बंद बुलाया गया है, जिसमें तमाम किसान संगठन समर्थन करेंगे। किसान नेताओं का दिल्ली बॉर्डर पर धरना है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर 3 ऐसे बॉर्डर्स जहां पर किसान धरना देंगे, उन्हें दिल्ली के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इसीलिए पुलिस के कड़े बंदोबस्त भी वहां पर किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को 10 घंटे रोकने की चेतावनी भी दी गई है। यहाँ पर किसानों का भारत बंद और कौन कौन समर्थन में है इस भारत बंद के, वो जरा आप देख लीजिए। तमाम पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने भी सपोर्ट किया है, साथ ही टीएमसी, आरजेडी का भी समर्थन किसानों को मिला है आज भारत बंद में। इसके अलावा बीएसपी, समाजवादी पार्टी का भी समर्थन है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी और टीडीपी का भी समर्थन है। जेडीएस और लेफ्ट का भी समर्थन किसानों को मिल रहा है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के पता नहीं कि राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर क्या कर रही है। किसान कह रहे हैं कि आंदोलन हमारा है, लेकिन इससे अंदाजा लगा सकते हैं केंद्र सरकार के सभी दफ्तर और संस्थाओं को लेकर के भी हम आपको जानकारी देंगे, क्या क्या बंद करने का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार के सभी दफ्तर और संस्थाएं भी बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बाजार, दुकान और जितने भी उद्योग से जुड़े हुए हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब कुछ बंद करने का ऐलान किया गया है। तीनों कृषि कानून से किसान नाराज हैं और इसी नाराजगी के तहत ये तमाम चीजों का बंद करने का जिक्र किया है। सार्वजनिक यातायात और जो निजी वाहन है और साथ ही सरकारी, गैर सरकारी कार्यक्रम को भी बंद करने का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है। तो ये पूरे कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं। भारत बंद के दौरान छूट क्या क्या मिलेगी। अस्पताल और मेडिकल स्टोर यानी कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्हें छूट दी जाएगी। एम्बुलेंस और मेडिकल सेवा को छूट दी जाएगी। भारत बंद है लेकिन बावजूद इसके छूट का भी ऐलान किया गया है। फायर ब्रिगेड, आपदा राहत को भी नहीं रोका जाएगा। व्यक्तिगत इमरजेंसी अगर किसी को हुई, जैसे कि मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाती है, बीमारी या फिर शादी जैसी इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो उन्हें भी छूट यहां पर दी गई है।
तो देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से एक बार फिर से अपील की है कि आंदोलन का रास्ता छोड़ करके बातचीत का रास्ते पर लौट आए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आपत्ति पर विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो ज़रूर सरकार बात करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। और इधर आंदोलनकारी किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जी हां, रविवार को यूपी सरकार ने गन्ने का अधिकतम मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा कर दी है। पहले यहां पर गन्ने का जो रेट था वो 325 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अब बढ़ा करके 350 रुपए हो गया है। सबसे खास बात तो यह है कि संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद से ठीक एक दिन पहले ये फैसला लिया गया है। गन्ना किसानों के लिए हम लोग जब आए थे, एक निराशा थी गन्ना किसानों के चेहरे पर। वे ये मानते थे कि अब ये चीनी मिलें बंद होनी थी। जो उन्होंने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी, औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया था। 250-300 करोड़ रुपए की चीनी मिल को मात्र 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए में औने पौने दाम पर बेचने का कार्य हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 11 चीनी मिलें बंद हुई। हम लोगों ने चीनी मिलें बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। और भाइयों बहनों, सपा बसपा सरकार ने जिन चीनी मिलों को बेचने का कार्य किया था, उन चीनी मिलों को जो वापस आ सकती थी उनको फिर से वहां पर एक नई चीनी मिल लगाई। और नई चीनी में चाहे वह पिपराइच की हो, मुंडेरवा की हो या फिर रमाला चीनी मिल हो, इन सभी चीनी मिलों पर हम लोगों ने नए संयंत्र लगा करके गन्ना किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य किया था। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है राज्य की बड़ी खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबर। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले और किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने किसानों को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से गन्ना समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ऐलान किया कि प्रदेश में अब गन्ना किसानों को 325 की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। फैसले के तहत सामान्य का 315 से 340 और अस्वीकृत प्रजाति के गन्ने का मूल्य 305 से 330 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। योगी सरकार के इस फैसले से गन्ना किसानों को करीब 8% का फायदा होगा। प्रदेश के 45 लाख किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बिजली के बकाये बिल पर ब्याज भी माफ करने की घोषणा की है। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार सदैव से ही किसान व गरीब की हितैषी रही है। सभी योजनाएं किसानों के हित को ध्यान में रखकर तैयार भी की जाती है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार रविवार शाम आखिरकार हो ही गया। विधानसभा चुनाव से सिर्फ 6 महीने पहले मंत्रिमंडल में 7 विधायकों को जगह दी गई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद, संगीता बलवंत बिन, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, दिनेश खटिक, संजय गौर और धर्मवीर प्रजापति को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ राजभवन में कल शाम नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस विस्तार के बाद अब यूपी सरकार में 60 मंत्री है, जिनमें 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 27 राज्य मंत्री है।
योगी सरकार की मंत्रिपरिषद का ये दूसरा विस्तार है। इससे पहले अगस्त 2019 में मंत्रिपरिषद में नए मंत्री शामिल किए गए थे। योगी सरकार का गठन 19 मार्च 2017 को हुआ था। राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले इस मंत्रिपरिषद विस्तार को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 एसटी और 1 ब्राह्मण चेहरा है। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की नई मंत्रिपरिषद में रविवार को 15 चेहरे शामिल हुए। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 15 कांग्रेस विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री के साथ ही शपथ ली थी। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल चुनाव को देखकर भी किया गया है, क्योंकि कुछ ही महीनों में पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कैबिनेट के जरिए कई समीकरण भी सेट किए गए हैं। चन्नी कैबिनेट में कैप्टन कैबिनेट के कई मंत्रियों को रिटेन किया गया है, लेकिन कईयों का टिकट भी काटा गया है। कैबिनेट विस्तार के बाद अब पंजाब में कांग्रेस सरकार का कप्तान नया है, टीम नई है और कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। लेकिन पंजाब में चन्नी की एंट्री ऐसे वक्त में हुई है जब काम बहुत बाकी है और चुनाव में समय बेहद कम। लिहाजा चन्नी सरकार के सामने खुद को साबित करना और विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत दर्ज कर पंजाब की सत्ता में वापसी की किसी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2022 को धार देने में जुट गई हैं। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रियंका गांधी दोबारा लखनऊ पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी आज से 1 हफ्ते के यूपी दौरे पर रहेंगी। इस दौरान कांग्रेस की रणनीति और सलाहकार समिति के साथ अहम बैठक की जाएगी। प्रदेश भर के कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी की राज्य के नेताओं और पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी होगी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का फैसला किया है। यह यात्रा 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और जनता से जुड़ने के लिए सभी प्रमुख गाँवों और कस्बों से होकर गुजरेगी। यात्रा की तारीख फिलहाल घोषित नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान यूपी के हर मंडल पर सभा भी आयोजित करेगी, जिनमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। 16 मंडलों में जनसभा की तैयारी भी हो चुकी है। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक फेलेरो आज पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फेलेरो आज शाम मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। इसी दौरान फेलेरो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस ने इसी हफ्ते गोवा के लिए चुनाव कमेटियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें फेलेरो को इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। फेलेरो को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि वो आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और टीएमसी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना सकती है। हाल में सुष्मिता देव ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ टीएमसी का दामन थामा था। टीएमसी पश्चिम बंगाल के बाहर पार्टी का विस्तार करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, इसलिए पार्टी ने त्रिपुरा में गतिविधियां बढ़ाई हुई हैं। त्रिपुरा के बाद टीएमसी की निगाहें अब गोवा पर हैं, इसलिए पार्टी की कई टीमें पिछले कुछ हफ्तों से गोवा में एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक गोवा में खेला होवे की बात पहले ही कह चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या इस वीडियो की सच्चाई है, जरा देखिए। साल 2022 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने खुद को मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली है। इसके लिए खुद सीएम केजरीवाल ने कमान संभाली है। अब सोशल मीडिया पर केजरीवाल की सभा करते हुए एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसे सुनने पर लग रहा है कि वो गुजरातियों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है ये वीडियो, पहले देखिए और सुनिए। अगर मेरे खिलाफ विरोध करोगे तो मैं कुचल दूंगा, और गुजरात वालों जो कर सकते हो मेरा बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। करीब 10 सेकंड के इस वीडियो को बीजेपी नेता प्रशांत उमराव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात के मित्रों, केजरी के इन शब्दों को याद रखिएगा। लेकिन क्या वाकई में जो वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है वो सही है? टाइम्स नाउ नवभारत ने इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की। अपनी पड़ताल की शुरुआत में हमने वीडियो से संबंधित कीवर्ड यूट्यूब पर सर्च किए, जिसमें हमें अरविंद केजरीवाल का वीडियो मिला, जो अक्टूबर 2016 में सूरत में दिए गए भाषण का था और बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि शेयर किया जा रहा है। चैलेंज किया है कि अगर तुम हमारे खिलाफ विरोध करोगे तो तुमको कुचल दिया जाएगा, तुमको बख्शेंगे नहीं, तुमको जो करना है कर लो। जब हमने पूरा वीडियो सुनना शुरू किया तो पता चला कि अरविंद केजरीवाल अपने भाषण के दौरान बीजेपी नेताओं और अमित शाह पर हमला बोल रहे हैं।
इसी दौरान उन्होंने अमित शाह के संदर्भ में कुचलने की बात कही थी। हमारे फैक्ट चेक में ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो सच नहीं है। और चलिए आपको दिखाते हैं आपके काम की खबरें। देश में सड़क हादसों में रोजाना सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार नई स्कीम लेकर आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 7,270 करोड़ रुपए की नई स्कीम लाने जा रही है। योजना राज्य पर डिपेंडेंट होगी, जिसका मकसद भारतीय सड़कों पर हादसे से होने वाली मौतों को शून्य करने के विजन को हासिल करना होगा। शुरुआती दौर में 14 राज्य में इस योजना को शामिल किया जाएगा। ये 14 ऐसे राज्य जहां कुल देश के 85% हादसे होते हैं। स्कीम में राज्य सरकारों को जमीनी स्तर पर सड़क सुरक्षा के लिए काम करने पर इंसेंटिव दिया जाएगा। बता दें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हरियाणा और असम को इस योजनाओं में शामिल किया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर सफर करना महंगा हो गया है। हालांकि इस बढ़ोतरी का असर हर वाहन मालिक पर नहीं होगा, क्योंकि टोल टैक्स में बढ़ोतरी केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए की गई है। कार, जीप और वैन के साथ 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए जाने वाले टोल टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है, जबकि बस, ट्रक, LCV व MAV SSCM वाहनों के टोल में 5 रुपयों की बढ़ोतरी की गई है। यमुना एक्सप्रेस वे की अथॉरिटी के मुताबिक अब एक्सप्रेस वे से गुजरने के लिए 15.55 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल देना होगा। पहले ये दर 15.40 रुपए प्रति किलोमीटर थी, यानी कि इन वाहनों पर 5 पैसे से लेकर 15 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। 10 किलोमीटर तक 1.5 रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा, जो 100 किलोमीटर तक पहुंचकर 15 रुपए ज्यादा हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सेवा शुरू की है। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है। कोरोना काल में रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए अब हिंदी में भी UTS ऐप शुरू किया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक UTS मोबाइल ऐप के यूजर अब रेल टिकट हिंदी भाषा में भी बुक कर सकेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुसाफिरों को भी टिकट काउंटर से टिकट लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में रेलवे ने UTS ऐप को लॉन्च किया ताकि लोग खुद से ही जनरल टिकट भी बुक कर सके। पहले ऐप सिर्फ अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन अब हिंदी में लॉन्च होने से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। व्यापारियों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जनवरी 2005 के बाद से अपडेट नहीं किए गए IEC कोड को 6 अक्टूबर से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि यह कदम देश में वास्तविक व्यापारियों की संख्या जानने के लिए उठाया जा रहा है। बता दें कि आयातक निर्यातक कोड एक तरह का कारोबार पहचान संख्या होती है। विदेश व्यापार निदेशालय की ओर से जारी होने वाली इस संख्या के बिना कोई भी व्यापारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जिसके तहत धान उपार्जन की राशि का भुगतान सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में होगा। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश दिया गया है कि वो सुनिश्चित करें कि धान उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों के आधार से बैंक खाते लिंक हैं या नहीं। भोपाल संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रबी खरीफ फसल उपार्जन के लिए सभी कोऑपरेटिव बैंक अभी से आधार लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करें। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे भी जारी हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी कल रात खुद नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के काम का जायजा लेने प्रोजेक्ट साइट पर अचानक से जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी रात करीब 8:45 बजे निर्माण स्थल पर जा पहुंचे थे और किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। साइट पर उन्होंने तकरीबन 1 घंटे का समय भी बिताया और वहां पर चल रहे काम को देखा। वहां पर अचानक ही पीएम मोदी पहुंच गए और किसी को भी उनके वहां पर आने की जानकारी नहीं थी। और इसी दौरान मोदी ने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहने जाने वाला हेलमेट भी लगा रखा था। Decentralized, can't contain it. We're
up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. है कि नया संसद भवन अगले साल संसद के मानसून सत्र से पहले तैयार हो जाएगा। नया संसद भवन मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच कई बदलाव किए जाने हैं। कोरोना संकट के बीच विपक्ष ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में हजारों करोड़ के खर्च पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इसे आपराधिक बर्बादी तक कहा। वहीं पीएम मोदी इस मुद्दे पर विपक्ष के हमलों का जवाब देते रहे। नागरिक मर रहे हैं और आप अपने लिए मोदी महल बना रहे हैं उन सब के बीच में, तो नाइदर इकोनॉमिकली one can justify, nor morally one can justify, nor ethically one can justify. जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। सेंट्रल विस्टा काम रोके जाने को लेकर कोर्ट में याचिका तक लगाई गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं इन सबके बीच सरकार की तरफ से दलील है कि नए संसद भवन की बात उस समय से हो रही है जब मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी। इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि मौजूदा संसद भवन बेहद पुराना हो चुका है और भूकंप जैसी आपदाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच नए संसद भवन का निर्माण तेजी से जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत सामने आई है। नरेंद्र गिरी ने 4 पेज की वसीयत लिखी थी। वसीयत पर 4 सितंबर 2021 के हस्ताक्षर भी हैं। उन्होंने अपनी वसीयत में स्वामी बलबीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो देखिए, उस वसीयत की कॉपी भी टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। वो वसीयत आपको दिखा रहे, जिसमें बाकायदा महंत नरेंद्र गिरी के हस्ताक्षर भी आपको नजर आएंगे। ये वसीयत पर 4 सितंबर 2021 के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपनी जो वसीयत है, उन्होंने ये सब कुछ पहले से ही तय कर लिया था कि जो उत्तराधिकारी होगा, आगे जो जिम्मेदारी तय करेगा, उन सब का फैसला पहले ही ले लिया गया था। और अब ये कहा गया कि स्वामी बलबीर गिरी उत्तराधिकारी होंगे। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। खबर है कि सीबीआई ने सुसाइड की घटना को रिक्रिएट भी किया और उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की गई। इस बीच महेंद्र गिरी की 4 पन्ने की वसीयत भी सामने आई है, जिसमें बलबीर गिरी को उनके बाद मठ की गद्दी का उत्तराधिकारी बताया गया है। हालांकि ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि तथाकथित सुसाइड नोट और वसीयत में किए गए महंत नरेंद्र गिरी के दस्तखत एक जैसे नहीं हैं। नरेंद्र गिरी ने जो वसीयत लिखी है वो आम वसीयत नहीं है, क्योंकि उनके वारिस होने का मतलब है 200 करोड़ की संपत्ति वाले मठ का मुखिया होना। इस पूरी कहानी में 3 किरदार है। एक गुरु नरेंद्र गिरी खुद, बाकी 2 है उनके शिष्य, आनंद गिरी और बलबीर गिरी। गुरु शिष्यों के रिश्तों में बदलाव के साथ महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत भी बदलती रही, कभी बलबीर के पक्ष में तो कभी प्रिय शिष्य रहे आनंद गिरी के पक्ष में। नरेंद्र गिरी ने 2010 से 2020 के बीच 3 वसीयत बनाई थी।
पहली वसीयत 7 जनवरी 2010 को कराई गई, जिसमें बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया। 29 अगस्त 2011 को दूसरी वसीयत में बलबीर की जगह आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया। दूसरी वसीयत के 9 साल बाद 4 जून 2020 को तीसरी और आखिरी वसीयत बनाई गई, जिसमें फिर बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके साथ ही उन्होंने पहले की दोनों वसीयत रद्द करा दी थी। तीसरी और आखिरी वसीयत में महंत नरेंद्र गिरी और शिष्य के बीच का झगड़ा साफ नजर आता है। वसीयत में लिखा गया है कि आनंद गिरी मठ से अलग गंगा सेना चलाते हैं। विदेश में उन पर धर्म विरुद्ध काम करने के आरोप लगे हैं, जिससे मठ की बदनामी होगी। यही वजह है कि मैं बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बना रहा हूँ। आरोप है कि आनंद गिरी की नजर मठ की संपत्ति पर थी और इसको लेकर कई विवादों के बाद ही नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को मठ से निकाल दिया था। अब एक तरफ जहां आनंद गिरी गिरफ्तार है, तो दूसरी ओर सीबीआई ने बलबीर गिरी से भी पूछताछ की है। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि भी दी जा चुकी है, लेकिन हर कोई उस शख्स का नाम जानना चाहता है जिसकी वजह से महंत की मौत हुई। ब्लैकमेलिंग, मठ की अकूत संपत्ति हासिल करना, बदला लेने जैसे हर एंगल से जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। और हमारी इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।